नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग जीएस वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए इसमें से हम लोग जो वो पार्ट को कंप्लीट करेंगे जो कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में आए हुए हैं। खासकर हम लोग से वो पार्ट को कवर करेंगे जो इसमें से खासकर जितने भी जो स्टेट पीसीएस हुए हैं उसमें से जो भी क्वेश्चन जो जीएस में पूछे गए हैं उसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। और इसमें से टॉप 50 हम लोग का क्वेश्चन होगा। हम लोग बहुत कम समय में इसको कवर कर लेंगे, इसीलिए हो सके तो आप एक कॉपी में इसको लेकर आप खुद बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। हाँ, तो बिना टाइम को हम लोग चलिए वेस्ट करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पद दलित वर्गों के संघ की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन आपको है दिया हुआ भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिराव फूले और लाला लाजपत राय। हाँ, मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में। हाँ, देखिए क्या क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय पद दलित वर्गों के संघ की स्थापना किसने की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, याद रख लेगा। चलिए आगे क्वेश्चन करता हूँ। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा सबसे पहले किस भारतीय ने की थी। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है चंद्रशेखर आजाद। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन आपको दिया हुआ है बनारस, कोलकाता, नागपुर और सूरत। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सूरत। हाँ, याद रख लेगा। जब जब भी पूछे कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो किस स्थान पर हुआ था, तो सूरत में हुआ था। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया। हाँ, ऑप्शन है 1909, 1910, 1911 और 1912। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1911। हाँ, फिर से मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया, वो है आपका 1911। चलिए आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली मां को कैद कर दिया था। ऑप्शन आपके पास औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं। हाँ, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन था कि किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली मां को कैद कर दिया था। इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा वो शाहजहां। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 के 4 प्रांतों में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल स्थापित हुए। इनमें से 2 प्रांत सिंध और एनडब्ल्यूएपी थे। बोला कि उनमें से शेष 2 कौन थे। हाँ, इसमें ऑप्शन आपका दिया है पंजाब और बंगाल, असम और पंजाब, बंगाल और असम, बंगाल और यूपी। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बंगाल और पंजाब। हाँ, याद रख लेगा इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि देखिए 1945 में 4 प्रांत खासकर मुस्लिम लीगों ने स्थापित किए थे। उनमें से पहला हो गया सिंध, दूसरा हुआ एनडब्ल्यूएपी और जो तीसरा है पंजाब और जो चौथा हो जाएगा बंगाल। हाँ, याद रख लेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता कौन थे। हाँ, बोला कि 2 प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन आपको दिया है जैसे तिलक और एनी बेसेंट, राइट आंसर ही आ गया। हाँ, तिलक और फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट और बीसी पाल। हाँ, और दूसरा है कि बीसी पाल और तिलक। हाँ, इसका सही आंसर होगा क्या, तिलक और एनी बेसेंट। हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछिए आपको कि होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता कौन थे, वो था आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। हाँ, तो चलिए आगे करते हैं। चलिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन सी पार्टी का अध्यक्ष बना। इसमें से आपका ऑप्शन है पट्टाभी सीमा सीमा रमैया, उसके बाद है मौलाना आज़ाद, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद और जो आगे दिया हुआ वो है जयप्रकाश नारायण। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। हाँ, याद रख लेगा। फिर से मैं पढ़ता क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन सा पार्टी को अध्यक्ष किया था। हाँ हाँ, तो कौन अध्यक्ष बना, वो कौन अध्यक्ष बना, वो बना राजेंद्र प्रसाद। हाँ, चलिए क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन था कि गांधी ने अपने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। ऑप्शन है वर्धा से, साबरमती से, खेड़ा से और अहमदाबाद से। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाँ वो हो जाएगा आपका साबरमती से, याद रख लेगा। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है गया, कुंडग्राम, कपिलवस्तु, दूसरा है पाटलिपुत्र। हाँ, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो आपका सही आंसर होगा वो होगा कुंडग्राम में। चलिए आगे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को सही क्रम में
सही क्रम में उसको व्यवस्थित कीजिए। हाँ, तो जैसे कि नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। हाँ, ये जो ऑप्शन है ना, मैं इसको अरेंज ही करके रख चुका हूँ ताकि आपको भी काफ़ी ईजी हो। इसको याद रख लेगा। जब ये क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन भारत में जितने भी जो राजवंश का उसका सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले नंद है, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। हाँ, ये जितने भी है ये सभी सही है, इसीलिए ये अरेंज किया हुआ है, इसको आसानी से याद रख लेगा। क्वेश्चन है कि कौन सी संधि, हाँ, शिमला की पहाड़ियों की राजनीतिक पहल में गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है। इसमें जो क्वेश्चन है, सगोली की संधि, लाहौर की संधि, मलाऊ की संधि, रामगढ़ की संधि। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सगोली की संधि। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पहल में गोरखों के रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सगोले की संधि। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की कहानियों के संग्रह का किसने संस्कृत में अनुवाद किया और उस कृति को कथा सरित सागर का एक शीर्षक दिया गया है। उसमें ऑप्शन है सोमदेव, कलहन, जयदेव, शंकराचार्य। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। क्या क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत की कहानियों के संग्रह का किसने संस्कृत में अनुवाद किया और लास्ट में उसे उस कृति को कथा सरित सागर का एक शीर्षक दिया गया, तो किसने किया था? वो सोमदेव ने किया था। क्वेश्चन आगे कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? उसमें सबके दिया पुरुषपनी, हाँ, उसके बाद चंद्रप्रभा, हाँ, चंद्रभागा इसको बोलेंगे, उसके बाद अर्जित किया, उसके बाद सद्रुगु। हाँ, याद रख लेगा। इसका जो सही आंसर होगा, रावी का जो वैदिक नाम क्या है वह है पुरुषनी। हाँ, इसको याद रख लेगा। चलिए आगे पढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन, हाँ, मायोग्लोबिन में हीम, हाँ, जैविक रूप में महत्वपूर्ण है, हाँ, जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। इसमें क्वेश्चन है मांसपेशियों में नाइट्रोजन, मांसपेशियों में क्लोरीन, मांसपेशियों में ऑक्सीजन, मांसपेशियों में कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या क्वेश्चन था? मायोग्लोबिन में हीम जैविक रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका प्रयोग निम्न में संचय किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा मांसपेशियों में ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया संपन्न होती है, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया संपन्न होती है निम्न की उपस्थिति में। कब संपन्न होती है क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया? ऑप्शन है नमी, सूर्य का प्रकाश, विशुद्ध ऑक्सीजन और विशुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विशुद्ध ऑक्सीजन। हाँ, चलिए क्वेश्चन क्या था? क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया, हाँ, बोला कि वो संपन्न होती है, वो निम्न में किसकी उपस्थिति में होती है? वो होती है विशुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आगे क्वेश्चन है कि एक पीली नीली गैस जिसमें से मछली के समान गंध आती है और काली नुमा लेड पेंटिंग रंग प्रत्यावर्तित कर देती है, यह रॉकेट में ये बोला कि यह जो है ना गैस रॉकेट में ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होती है, तो ये कौन होती है? ऑक्सीजन होती है, अमोनिया होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ओजोन होती है। हाँ, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। हाँ, चलिए क्वेश्चन क्या था कि एक पीली नीली गैस जिसमें से मछली के समान गंध आती है, काली नुमा लेड पेंटिंग रंग प्रत्यावर्तित करती है, और यह बोला कि यह गैस रॉकेट में ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होती है, तो वो बोला कि वो उनमें से कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका ओजोन। हाँ, चलिए आगे। आगे जो क्वेश्चन है कि सिलिकॉन कार्बाइड को निम्न में से निम्न रूप में भी जाना जाता है, जैसे क्वार्ट्ज, हाँ, ट्राई डायनाइट, उसके बाद कोड्रम, उसके बाद कार्बोड्रम। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोड्रम। हाँ, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि सिलिकॉन कार्बाइड को निम्न रूप में भी जाना जाता है, तो वह कार्बोड्रम के रूप में भी हम लोग जानते हैं उसको। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियर रिएक्टर में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है? जैसे ग्रेफाइट, पैराफिन मोम, कठोर जल, उसके बाद सभी। हाँ, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसमें सभी टिक लिया हुआ, मतलब कि ये जो सभी है ना, ये सभी का ही हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका? मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में, हाँ, सुधार हेतु। हाँ, चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। इसमें से अब क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, पैराफिन मोम का प्रयोग करते हैं, कठोर जल का प्रयोग करते हैं, और सभी का प्रयोग करते हैं। सभी मतलब कि इसमें से ये जितने भी जो है सब आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट, पैराफिन मोम और कठोर जल। हाँ, उस मृदुलीय, हाँ, इसमें से बोला कि उस मृदुलीय, हाँ, को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है, तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ, यहाँ देखिए ये जो लिखा है ना, इसको स्टील करो। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। बोला कि जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी
में ठंडा किया जाता है तो वो बोला कि कठोर तथा भंगुर हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया टेम्परिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टेम्परिंग। हाँ, यहाँ स्टील इसको कर लीजिएगा, स्टील। क्वेश्चन क्या था कि जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वो बोला कि कठोर तथा भंगुर हो जाता है। तो बोला कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है लोहे की जंग है डैश क्या है? वह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, एक विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया है, या सभी है। चलिए आंसर देखते हैं। अगर पूछे आपसे कि लोहे की जंग क्या है तो वह हो जाएगा एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डीजल तेल का गुण डीजल ईंधन में निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है तेल संघटक के द्वारा, ऑक्टेन संख्या के द्वारा, सीटेन संख्या के द्वारा, उसके बाद मिलाए गए संयोजकों के द्वारा। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीटेन संख्या के द्वारा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के खून के नमूने में होता है क्या होता है? सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, यह सभी। हाँ, चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछे कि डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के खून के नमूने में क्या होता है तो सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, हाँ, ये तीनों पाए जाते हैं किसके व्यक्ति में? डायबिटीज वाले व्यक्ति में, याद रख लेगा। पॉलीमर जिसका प्रयोग रस्सी और कालीन के फाइबर बनाने में किया जाता है तो बोला कि वह क्या होता है? वह होता है पॉलीएसिटिलीन होता है, पॉलीप्रोपिलीन होता है, उसके बाद पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है और पीवीसी होता है। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। हाँ, क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि पॉलीमर जिसका प्रयोग रस्सी और कालीन के फाइबर बनाने में किया जाता है तो वो क्या होता है? वो होता है पॉलीप्रोपिलीन। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर बोला कि नहीं है? ये ऊन हो गया, रेशम हो गया, कपास हो गया, टेफ्लॉन हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेफ्लॉन। क्या बोले? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है या नहीं था, इसलिए ये हो गया। हाँ, और ये सब जितना भी है ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य पीढ़ी होते हैं जैसे कि ऑप्शन दिया आपका हेलोफाइट्स में, सियोफाइट्स में, उसके बाद हेलियोफाइट्स में और ऑटोट्रॉप्स में। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। बोला कि सूर्य जो होते हैं ना वो प्रिय होते हैं किसमें? बोला कि हेलियोफाइट्स में, याद रख लेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी होती है केवल पर्यावरणीय कारकों के द्वारा, दूसरा है पर्यावरण पर पौधे के प्रभाव के कारण, दूसरा है कि पादप अनुकूलन के कारण, और जो चौथा है वो है जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जब भी पूछे कि पारिस्थितिकी क्या होती है वो होती है जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि मृदा क्षरण अधिक होता है जब अधिक वर्षा होती है, जब वर्षा नहीं होती है, कम वर्षा होती है, या कोई नहीं। हाँ, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे कि मृदा क्षरण अधिक होती है तो कब होती है? जब अधिक वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? इसमें से साइबेरियन सारस, बृहद भारतीय सारस, राजहंस और हॉर्नबिल। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहद भारतीय सारस। चलिए क्वेश्चन है कि विलुप्त स्पीसीज के पादप जीन संचित किए जाते हैं जैसे जीन लाइब्रेरी में, जीन बैंक में, उद्भिजाजल में और कोई नहीं। हाँ, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा जीन बैंक में। क्या क्वेश्चन था कि विलुप्त स्पीसीज के पादप जीन बोला कि संचित किए जाते हैं तो वो कहाँ संचित किए जाते हैं? वो जीन बैंक में संचित किए जाते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड, हाँ, जिसको बोलेंगे वर्ल्ड वाइल्ड फंड का पशु चिन्ह क्या होता है? डॉल्फिन, कंगारू, चीता और ज्वाइंट पांडा। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांडा। हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो एक पशु चिन्ह है वो क्या है? तो वो पांडा है। क्वेश्चन आगे है कि जंगलों का नाश, शहरीकरण तथा बढ़ता हुआ प्रदूषण सभी कारण है किसका? हरितगृह प्रभाव का, वैश्विक तापमान का, ओजोन क्षय का और जनसंख्या विस्फोट का। इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट का। जंगलों का नाश, शहरीकरण तथा बढ़ता हुआ प्रदूषण सभी का क्या कारण है? वो जनसंख्या विस्फोट। आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित कारण से अधिक सामान्य हो जाएगी। ऑप्शन आपको दिया हुआ है परिमार्जक का अत्यधिक प्रयोग से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ओजोन परत के क्षय से। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन परत के क्षय से। हाँ, यह क्वेश्चन था कि आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित कारणों से सामान्य हो जाएगी। कब सामान्य हो जाएगी? जब ओजोन परत के क्षय अधिक होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उथली झीलें जिनमें अधिक मात्रा में कार्बनिक उत्पाद होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो परपोषित कहलाते हैं, सुपोषी कहलाते हैं,
मध्यपोषी कहलाते हैं, अल्पपोषी कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सुपोषी कहलाते हैं। चलिए आगे देखता हूँ। क्वेश्चन है कि पर्यावरण नियोजन संगठन क्या है। उसमें से आपको ऑप्शन दिया है CECRI, दूसरा है कि NEERI नीरी, उसके बाद ICAR, हाँ, उसके बाद दिया है कि CEPHERI, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा नीरी, हाँ, यार क्लियर। पर्यावरण नियोजन संगठन क्या है तो वो आपका नीरी हो जाएगा, NEERI, हाँ। क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा, तेल शोधक कारखानों द्वारा, उर्वरक संयंत्रों के द्वारा, स्ट्रिप माइनिंग के द्वारा, हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तापीय शक्ति संयंत्रों के द्वारा, हाँ। चलिए क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। योजना आयोग के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, हाँ। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के लिए गृह निर्माण के लिए बनी थी, हाँ, बनी है। इंदिरा आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, पूरा या कोई नहीं, है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना, हाँ। क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी हुई है, तो वो कौन हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा, हाँ, 52वें, हाँ, भारतीय संविधान के 52वें यानी कि 52 संशोधन द्वारा बोला कि जो 10वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है, बोला कि उसका संबंध किससे है, दल बदल कानून से, भूमि सुधारों से, पंचायती राज से और भाषाओं से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दल बदल कानूनी से, हाँ, दल बदल कानूनी से। क्या क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के, हाँ, कि 52वें, हाँ, कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो 10वीं सूची को जोड़ा गया, 10वीं जोड़ा गया है, उसका संबंध बोला किससे है, तो उसका संबंध है दल बदल कानून से, हाँ। क्वेश्चन है कि विधायिक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत आती है, वह किसके अंतर्गत आती है, संघ सूची के अंतर्गत, राय सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत और अवि सूची के अंतर्गत, हाँ। चलिए आगे, वो आएगा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत, हाँ। क्या क्वेश्चन था कि विधायिक विषय के अंतर्गत, हाँ, विधायिक विषय के रूप में जो शिक्षा है वह भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत आती है, तो वह समवर्ती सूची में आती है। चला गया, बोले कि जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो वो उसे क्या कहते हैं, जैसे वोट ऑन क्रेडिट, टोकन ग्राउंड, हाँ, अनुपूरक ग्राउंड, उसका वोट ऑन अकाउंट्स। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वोट ऑन अकाउंट, हाँ। क्या क्वेश्चन था, जब बजट के पारित होने से पहले, हाँ, संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वोट ऑन अकाउंट, हाँ। चलिए आगे, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति निहित होती है। उसमें सब ऑप्शन दिया है, जिला न्यायालयों में, केवल उच्च न्यायालयों में, केवल उच्चतम न्यायालयों में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में, हाँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। क्या क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो बोला कि उच्च न्यायालयों में। आगे क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट बोला प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को और संसद को। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को। क्या क्वेश्चन था कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे, हाँ, ऐसे कर दो ना, किसे प्रस्तुत करती है, तो वो संसद को, हाँ। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बोला कि सही नहीं है, हाँ। तो देखिए ऑप्शन दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी किया जा सकता है, और जो चौथा दिया है उसे प्रमाणित अभद्र व्यवहार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, हाँ। तो इसमें से बोला कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, हाँ। इसका जो सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं। बोला कि वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, मतलब कि अगर राष्ट्रपति सोचे कि हमको इसको रखना है तो ऐसा नहीं होता, हाँ। देखिए यहाँ ऑप्शन में नहीं बोला था, तो बाकी इसको, हाँ, ये और ये इसको याद रखें कि सब क्या, ये सब सही है। क्या सही था, क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ एक बार कि निम्न में कौन सा कथन बोला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं था कि वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, तो ये होगा नहीं रहता, हाँ। तो और सही क्या है, तो बोला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये सही है।
उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, ये भी सही है। उसे बोला कि अगर वह अभद्र व्यवहार करते हैं तो उसको बोला कि असमर्थता के आधार पर उसे आसानी से हटाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? हाँ, इसमें दिया आपका लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, वरिष्ठतम राज्यपाल और भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपको काफ़ी ये बहुत VVI क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उस राष्ट्रपति का पद भी यदि खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? वो संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। समझ आ गए होंगे। चले आगे। अब हम लोग अंतिम की ओर पढ़ रहे हैं टॉप 50 में, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका टोटल है वो कि टॉप 50 में कितना आपका सही हुआ। हाँ, चलिए आगे। बोले कि आगे क्वेश्चन करते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है? वो बोले कि ग्रीष्मकालीन वर्षा के बृहत मात्रा में निर्भर करती है। अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए प्रसिद्ध होती है। कृषि प्रदेशों में एक निम्न उत्पादक होती है। केवल दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर होगा कि अंगूर जो है ना, अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होती है। फिर से पढ़ता हूँ कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, तो बोला कि वो किसके लिए प्रसिद्ध होती है। हाँ, बस यहाँ डाइस मारा था, क्या क्या कुछ नहीं बोला था कि अंगूर जो होती है ना, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए प्रसिद्ध होती है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन है कि गहन निर्वाह कृषि हाँ किस क्षेत्र में केंद्रित है? जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में, मुख्य नदी घाटी तथा डेल्टाओं में, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी मैदानों में और स्कैंडिनेविया के लैंडलैंड क्षेत्रों में। हाँ, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुख्य नदी घाटियों तथा डेल्टाओं में। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि गहन निर्वाह कृषि बोला कि किस क्षेत्र में केंद्रित है, तो क्या केंद्रित है? मुख्य नदी घाटियों तथा डेल्टाओं में। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि धात्विक खनिजों का उत्पादन नीचे दिए गए किसको छोड़कर, देखिए किसको छोड़कर प्रत्येक को प्रभावित करती है? बाजार की दूरी से, उपलब्धता से, अयस्क की प्रचुरता से। इसका आंसर हो जाएगा आपका अयस्क का वजन से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है ये धात्विक खनिजों का उत्पादन नीचे दिए गए किसको छोड़कर प्रत्येक को प्रभावित करती है? वो करती है अयस्क का वजन। चलिए आगे। पेनाइन यूरोप, बात करें ये जो पेनाइन है, हाँ ये पर्वतमाला, हाँ बोला कि ये पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन जो अमेरिका में है और अरावली, हाँ अरावली कहाँ पे है? भारत में है। बोला कि ये किसका उदाहरण? हाँ, प्राचीन पर्वत का, युवा पर्वत का, वलित पर्वत का या अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का? हाँ, ये हो जाएगा प्राचीन पर्वत का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज़्यादा क्यों कहे कि अगर जब पूछे कि पेनाइन कहाँ का है तो यूरोप का है, अल्पेशियन कहाँ का है तो अमेरिका का है, और अगर अरावली पूछे तो वो भारत का हो जाएगा। सुना, तो ये बोला कि ये सब जो पेनाइन हो गया, अल्पेशियन हो गया या फिर अरावली हो गया, ये किसका उदाहरण है? ये प्राचीन पर्वत का उदाहरण हो गया। ठीक है, ठीक। और अंतिम, हाँ, और हम लोग अब अंतिम क्वेश्चन को कवर करेंगे कि नीचे दिए गए कौन सी नदियाँ हिमाचल के पर्वतों से निकलती हैं? इसमें से आपको क्वेश्चन है ब्यास, रावी और झेलम। चीनाब, रावी और झेलम। दूसरा देश सतलज, व्यास और रावी। दूसरा देश सतलज, रावी और झेलम। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रावी, व्यास और चीनाब। हाँ, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। देखिए क्या क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए कौन सी नदियाँ हिमाचल के पर्वतों से निकलती है, तो वो क्या निकलती है? व्यास, रावी और चीनाब। हाँ, तो ये था हम लोग का टॉप 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको भी काफ़ी समझ में आए होंगे। देखिए हम लोग इसमें से सिर्फ हम लोग होता है ना कि जिस तरह से कोई सेट मारते हैं, सेट 1 की तरह हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। हाँ, तो बस अब इसमें बताइएगा कि आपका जो टॉप 50 में कितना आपका सही हुआ। हाँ, और नहीं सही हुआ तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।